अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रेहान तारिक और आप देख रहे हैं दास्ता। कहा जाता है कि जब कुदरत मेहरबान हो तो दुनिया की हर शय आपके हक में जाना शुरू हो जाती है। लंबे अरसे तक ज़ेर अताब रहने वाले नवाज शरीफ को आज किसी और ताहयात नाअहल होने वाले फर्द की दरखास्त की समाअत के दौरान ऐसा रिलीफ मिला है जिसको लेकर अभी तक बहुत से अभाव मौजूद थे। उनकी अपनी पार्टी ही इस हवाले से गुमगू की कैफियत का शिकार थी और खुद नवाज शरीफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में रिलीफ लेने के लिए अल अजीजिया केस मेरिट पर लड़ रहे हैं। ये रिलीफ ताहयात नाअहली से मुताल्लिक है। आज मीर बादशाह केसरानी की नाअहली के केस की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस ने अहम रिमार्क्स देते हुए वाज़ेह किया कि पार्लियामान की कानून साजी चलेगी या सुप्रीम कोर्ट का फैसला। ऊंट किसी करवट तो बैठना है, जबकि ताहयात नाअहली पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला और इलेक्शन एक्ट एक साथ नहीं चल सकते। जब तक फैसला नहीं होता तब तक इलेक्शन एक्ट को लागू समझा जाएगा। आज सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फायज ईसा और जस्टिस अतर मिनल्ला पर मुश्तमिल बेंच ने मीर बादशाह केसरानी की नाअहली के केस की समाअत की, जिसमें अदालत ने ताहयात नाअहली की मुद्दत का तयन और लार्जर बेंच मुकर्रर करने के लिए जजेस कमेटी को भिजवा दिया है। अदालत ने कहा कि मौजूदा केस इंतखाबात में ताखीर को आगे लेकर इस्तेमाल नहीं किया जाएगा और मौजूदा केस का नोटिस अंग्रेजी के 2 बड़े अखबारात में शाया किया जाए। समाअत के दौरान ताहयात नाअहली से मुतालिक पनामा केस और इलेक्शन एक्ट में तरामीम आई, जिस दौरान जस्टिस अतर मिनल्ला ने कहा कि मौजूदा केस 2018 के इंतखाबात से मुतालिक है। अब नए इंतखाबात सर पर हैं तो ये लाइव इशू कैसे है। चीफ जस्टिस ने सवाल किया कि मीर बादशाह केसरानी को नाअहल क्यों किया गया। इस पर वकील दरखास्त गुजार ने कहा कि मीर बादशाह केसरानी को जाली डिग्री की बुनियाद पर 2007 में नाअहल किया गया, लेकिन हाई कोर्ट ने 2018 के इंतखाबात लड़ने की इजाजत दे दी। मीर बादशाह केसरानी को आर्टिकल 62(1)(f) के तहत नाअहल किया गया था। चीफ जस्टिस ने सवाल किया कि अगर किसी की सजा खत्म हो जाए तो ताहयात नाअहली कैसे बरकरार रह सकती है। इस पर वकील दरखास्त गुजार ने कहा कि झूठे बयान हल्फी पर कागजात नामजदगी जमा कराने वाले को नाअहल ही होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 62(1)(f) की तशरीह पर पनामा केस में फैसला दे दिया था। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट की ताहयात नाअहली पर 2 आरा हैं। नैब केसेस में अगर ताहयात नाअहली की सख्त सजा है तो कत्ल की सूरत में कितनी नाअहली होगी। इस पर वकील दरखास्त गुजार ने कहा कि कत्ल के जुर्म में भी सियासतदान को नाअहली 5 साल ही की होगी। जस्टिस काजी फायज ईसा ने सवाल किया कि ताहयात नाअहली और आर्टिकल 62(1)(f) से मुताल्लिक कोई नया कानून भी आ चुका है। वकील दरखास्त गुजार ने बताया कि हाल ही में इलेक्शन एक्ट में तरमीम करके नाअहली की ज्यादा से ज्यादा मुद्दत 5 साल कर दी गई है। जस्टिस अतर मिनल्ला ने कहा कि इलेक्शन एक्ट में सेक्शन 232 शामिल करके सुप्रीम कोर्ट का आर्टिकल 62(1)(f) का फैसला गैर मौसर हो चुका। चीफ जस्टिस ने कहा कि इलेक्शन एक्ट में तरमीम किसी ने चैलेंज नहीं की। जब इलेक्शन एक्ट में तरमीम चैलेंज नहीं हुई तो दूसरा फरीक इस पर इन्हिसार करेगा। इलेक्शन एक्ट में आर्टिकल 232 शामिल करने से तो ताहयात नाअहली का तसव्वुर खत्म हो गया है। जस्टिस काजी फायज ईसा ने कहा कि इंतखाबात सर पर हैं। रिटर्निंग अफसर, इलेक्शन ट्राइब्यूनल और अदालतें इस मखमसे में रहेंगी कि इलेक्शन एक्ट पर इन्हिसार करें या सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर। चीफ जस्टिस का कहना था कि आर्टिकल 62(1)(f) के तहत नाअहली की मुद्दत पर आइन खामोश है। आर्टिकल 63(1)(g) में पाकिस्तान की तबाही करने वाली की नाअहली 5 साल है। आर्टिकल 63(1)(h) में अखलाकी जराइम पर नाअहली 3 साल है। असल नाअहली तो आर्टिकल 63 में है। जस्टिस काजी फायज ईसा ने कहा कि पाकिस्तान की तबाही करने वाले को 2 बार सियासत में आना ही नहीं चाहिए, मगर पाकिस्तान की तबाही करने वाले की नाअहली भी 5 साल है। आइन की जबान को देखना होता है। हर चीज आइन में वाज़ेह दर्ज नहीं है। जो आइन में वाज़ेह नहीं आ सकी सुप्रीम कोर्ट तशरीह कर सकती है, वजाहत नहीं। सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी बेंच के सामने नाअहली की मुद्दत का मामला नहीं था। सुप्रीम कोर्ट के फैसले और पार्लियामान की कानून साजी दोनों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। पार्लियामान की कानून साजी चलेगी या सुप्रीम कोर्ट का फैसला। ऊंट किस करवट तो बैठना है। एक तरफ सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, दूसरी जानिब कानून है। अब किस पर इन्हिसार किया जाएगा। इंतखाबात आ गए हैं मगर किसी को पता नहीं है कि वो इलेक्शन लड़ेंगे या नहीं। ताहयात नाअहली पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला और इलेक्शन एक्ट एक साथ नहीं चल सकते। इलेक्शन एक्ट में तरमीम और सुप्रीम कोर्ट के फैसले से किसी एक को बरकरार रखना होगा। चीफ जस्टिस ने सवाल किया कि संगीन गद्दारी जैसे जुर्म पर नाअहली 5 साल है तो नमाज ना पढ़ने या झूठ बोलने वाले की ताहयात नाअहली क्यों है। अदालत ने अटॉर्नी जनरल और तमाम सूबाई एडवोकेट जनरल्स को नोटिस जारी करते हुए समाअत 24 जनवरी तक मुलतवी कर दी है। आज का फैसला नवाज शरीफ के लिए ठंडी हवा का झोंका है। अब ना सिर्फ उनके इलेक्शन लड़ने के लिए तमाम रुकावटें दूर हो चुकी हैं, बल्कि अब उन्हें अपने केसेस को मंतकी अंजाम तक पहुंचाने के लिए भी जल्दबाजी का मुजाहरा नहीं करना पड़ेगा। कुछ रोज कबल तक उन पर यह तलवार बदस्तूर लटकती महसूस हो रही थी, जिसके बाद अल अजीजिया केस पर अदालत में मेरिट पर दलाइल देने के हुक्म ने नवाज शरीफ को काफ़ी इस हवाले से मुजरब कैफियत में मुब्तला किया था, जिसकी झलक हमें गुज़श्ता चंद रोज़ में उनके बयानात और दोबारा से एहतसाब का बयानिया उजागर करने से मिलती है। वो चंद रोज़ से 2017 में मुझे क्यों निकाला के नारे से लेकर
1993 और 1999 में अपनी हुकूमत ख़त्म करने की वजूहात पूछते पाए गए। उन्होंने मुख्तलिफ मौके पर अपने खिताबात में ये बात पूछी कि हमने हमेशा मुल्क कौम की तरक्की के लिए काम किया है, लेकिन हर दफ़ा हमें निकाल दिया गया। यानी ये जो नैरेटिव अब नवाज शरीफ साहब बना रहे हैं गुज़श्ता को, वो क्या कह रहे हैं, ज़रा उसकी एक झलक आपके सामने रखता है। हर दफ़ा हमें निकाल दिया गया, क्यों निकाल दिया गया? कम से कम मुझे पता लगना चाहिए कि 1993 में क्यों निकाला गया, मुझे पता लगना चाहिए कि 1999 में क्यों निकाला गया। हमने अपना कहा कि हम ये कारगिल में लड़ाई नहीं होनी चाहिए थी, इसलिए निकाल दिया। एक 1990 में आया, मैं 1993 में फारिग, चलो जी घर जाओ। 1997 में आया, 1999 में जाओ जी फारिग, 2017 में जाओ जी फारिग। इस तरह से मुल्क नहीं चलते। एक घर नहीं चलता, मुल्क क्या चलेगा? हमने कोई सबक नहीं सीखा। मरियम नवाज के बारे में भी तासुर है कि वो हमेशा अपने वालिद की लाइन अपनाती हैं। जलालपुर जट्टा में मुस्लिम लीग नून के कन्वेंशन के दौरान मरियम नवाज ने भी अपने वालिद की बहुत सी मुश्किलात गिनवाई और कहा कि नवाज शरीफ का सियासी सफर आसान नहीं था। पिछले 22-23 सालों में 2.5 साल जेल काटी, 11 साल नवाज शरीफ ने जलावतनी काटी, अदालतों के चक्कर तब भी लगाए और आज भी लगा रहे हैं। नवाज शरीफ का सियासी सफर आसान नहीं था। पिछले 22-23 सालों में नवाज शरीफ ने 2.5 साल जेल काटी, 22-23 सालों में 11 साल नवाज शरीफ ने जिला वतनी काटी, अदालतों के चक्कर तब भी लगाए, आज भी लगा रहा है अदालतों के चक्कर। अब ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का स्टांस है, ये स्टांस अपनी जगह, लेकिन सबसे नुमाया हरीफ जमात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को नून लीग पर नवाजिशात खासी गिरा गुजर रही हैं। यही वजह कि बिलावल भुट्टो जरदारी ये कहने पर मजबूर हो चुके हैं कि वो वाहिद लीडर है जो आवाम के लिए इलेक्शन लड़ रहे हैं, जबकि बाकियों में कोई इलेक्शन लड़ रहा है तो इसके लिए कि वो जेल से निकल जाए, और दूसरा इसलिए लड़ रहा है कि जेल से बच जाए। अगर मैं ये इलेक्शन लड़ रहा हूं तो आपका मसाइल का हल निकालने के लिए लड़ रहा हूं। कोई अगर इलेक्शन लड़ रहा है तो वो इसलिए कि वो जेल से निकल जाए, और जो दूसरा इलेक्शन लड़ रहा है तो वो इसलिए कि वो जेल से बच जाए। अब इस सारे मामले में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपने आप को आइसोलेट महसूस कर रही है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून स्मूथ सेलिंग कर रही है, अदालतों से भी उनके लिए रिलीफ आ रहा है और इत्तेहाद भी बढ़ते चले जा रहे हैं वसी पैमाने पर, और आने वाला दौर भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को रोशन दिखाई दे रहा है। लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इन रिजर्वेशंस को लेके आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में भी पहुंची है। पीपल्स पार्टी का इस सारे मामले पर क्या कहना है, बात करेंगे। हसन मुर्तज़ा साहब पीपल्स पार्टी के रहनुमा हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम हसन मुर्तज़ा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सबसे पहले तो ये कहिएगा कि आज आपने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का दरवाज़ा खटखटाया है, लेवल प्लेइंग फील्ड को लेके जो तहफ़्फ़ुज़ात आपके हैं, क्या इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान आपको मुतमईन कर सका? कोई यकीन दहानी हुई इलेक्शन कमीशन की तरफ से? यकीनन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने हमें ये यकीन दहानी कराई है कि हम बिल्कुल गैर जानिबदार होकर आपके जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं उन पे गौर भी करेंगे, और हम पहले भी ये कोशिश कर रहे हैं कि किसी भी स्टेक होल्डर को कोई गलत फहमी ना रहे। लेकिन हम आपके जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो जेन्युइन हैं, उन्होंने इस बात को तस्लीम किया। एक तो हमने विलेज काउंसिल के हवाले से उनसे बात की, दूसरी हमने जो ट्रांसफ़र पोस्टिंग्स हुई हैं, जो इंटरम सेटअप आने के बाद लोग ट्रांसफ़र हुए और फिर उनमें से चंद लोगों को ट्रांसफ़र किया गया रिसेंटली, ये कोई मांग के अर्ज की कि ये सिर्फ और सिर्फ उन लोगों को लगाने के लिए ये ट्रांसफर्स किए जा रहे हैं जो इलेक्शन पे असरअंदाज हो सकते हैं। तो उन्होंने हमें यकीन दिलाया कि इलेक्शन कमीशन जो है वो बिल्कुल गैर जानिबदाराना इस पे गौर करेगा और इंश्योर कराएगा कि इस किस्म के जो हसन मुर्तज़ा साहब, लेवल प्लेइंग फील्ड को लेके आपके इलेक्शन कमीशन से तहफ़्फ़ुज़ात कम और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से ज्यादा दिखाई देते हैं? नहीं, हमारे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से ज्यादा नहीं है। हमारे इंटरम सेटअप से जो हमारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो बड़े वाज़िया होके अब सामने आए हैं कि आज हम इलेक्शन कमीशन से जब मिले तो उस पे जो इलेक्शन कमीशन का जवाब था उससे हमें ये चीज एक तो वाज़िया हो गई कि जो इंटरम सेटअप है वो बिल्कुल जानिबदाराना काम कर रहा है। नहीं, लेकिन वो तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के ताबे उनकी इंस्ट्रक्शंस पे है, तो इलेक्शन कमीशन से मुलाकात में ये कैसे वाज़े हो गया कि वो जानिबदार हैं? इलेक्शन कमीशन ने जो हमने जब ट्रांसफर पोस्टिंग के हवाले से बात की तो उन्होंने ये चीज कही कि ये मेरे नोटिस में है और मैंने इस पर नोटिस भी लिया है और मैंने कई ट्रांसफर्स जो हैं वो कैंसिल भी किए हैं।
तो इससे ये चीज वाज़ेह होती है कि ये इलेक्शन कमीशन नहीं, ये इंटरिम सेटअप जो है कुत्ती चोरा नाल रली हुई है। तो इसके बाद आपका लेवल प्लेइंग फील्ड का रिजर्वेशन जो मुतालबा है, तहफ़्फ़ुज़ात है, वो दूर हो गए? आप ही हमें कहते थे ना कि आप किसी रेलेवेंट फोरम पे क्यों नहीं जाके बात करते, आप इलेक्शन कमीशन के पास क्यों नहीं जाते, आप क्यों नहीं जाते, अदालत में क्यों नहीं जाते। तो अब अगर हम गए हैं तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि हमने गलत किया है, हमने ठीक नहीं किया नहीं है। एक बिल्कुल, आप इसीलिए एक्सरसाइज गए हमने होंगे की कि है। आपके रिजर्वेशंस को एड्रेस किया जा सके, लेकिन नून लीग को लेके खासतौर पे मियां नवाज शरीफ को लेके जो लाडलेपन का तासुर नहीं, है नून लीग का या बीच में कोई रोला ही नहीं है। नून लीग को क्यों आप डिस्कस करते हैं? क्योंकि नून आपकी लीग पूरी का क्या क़यादत पाकिस्तान मुस्लिम लीग लेवल नून को प्लेइंग क्रिटिसाइज फील्ड कर में? रही है सर। मेरी सुन लेना जी, एक जमात जो बाहर निकल के कंपेन ही नहीं कर सकती, एक जमात जिसको आलू और टमाटरों से लोग इस्तकबाल कर रहे हैं, एक जमात जिसको महंगाई लीग कहा जा रहा है, आप क्यों उस जमात को बीच में लाके हमारे सामने खड़ा कर देते हैं कि जी नून लीग? क्योंकि आपका हम कहते हैं जी क्रिटिसिज्म ही उस कोई भी जमात हो, पे है। आप जो हम कैंपेन लेवल कर रहे प्लेइंग हैं, फील्ड मांग रहे हैं ना, हम कह रहे हैं आप जो कि कैंपेन इंटरिम कर रहे हैं, सेटअप जानिबदार है, आप जो जलसे इंटरिम कर रहे सेटअप हैं। जो है वो जानिबदारी का मुजाहरा कर रहे हैं। हम कह रहे हैं ना, बस ठीक है, होता है अच्छा उनका। हसन साहब, नून लीग के साथ अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है तो किसी स्टेज पे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी का इत्तेहाद भी हो सकता है? नून लीग तो पहले ही इत्तेहादों की बुनियाद पे बेचारी पाकिस्तान में खड़ी है। आप कितने गुण के और इत्तेहाद बनवाना चाहते हैं? उसका एमक्यूएम के साथ इत्तेहाद है, उसका पता नहीं किस किस जमात के साथ, तो वो इत्तेहाद में बैठे हुए हैं पहले ही। और कितना लंबा चौड़ा इत्तेहाद उनका बनवाना चाहते हैं। आपके पीपल्स पार्टी भी उनके इत्तेहाद में शामिल हो जाए। पीपल्स पार्टी जो मैंडेट अवाम देगी उसके मुताबिक अपने फैसले भी करेगी और अपना आइंदा का लाहे अमल भी तय करेगी। हसन साहब, एमक्यूएम हो, काफ लीग हो, इवन बाप हो, ये जमातें उन्हीं से इत्तेहाद करती हैं जिनके बारे में इनको पता होता है कि यही फेवरेट हॉर्सेस हैं। ये हर आदमी को और हर जमात को ये हक हासिल है कि वो अपनी बेहतरी के फैसले करे। अगर वो अपनी बेहतरी इसमें समझते हैं तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो इस चीज पे एतराज नहीं करती। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के हनीफ अब्बासी साहब ने कहा कि पीपल्स पार्टी से तो इत्तेहाद हो ही नहीं सकता। मतलब आपके यहाँ तो ये कम से कम सख्ती नहीं है ना कि नून लीग के साथ इत्तेहाद हो ही नहीं सकता, कुछ भी हो जाए। देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ऐसा माइंडसेट नहीं रखती जो हनीफ अब्बासी साहब रखते हैं। वो इस किस्म का जवाब दे सकते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरबियत में शायद ये शामिल नहीं है। हम सियासत कर रहे हैं और सियासत में कोई चीज हरफ आखिर नहीं होती। हम क्यों कहें कि हम नहीं कर सकते, हम क्यों कहें कि हम कर सकते हैं। वक्त देख बताएगा कि हमने क्या फैसला लेना है। अच्छा, आज अदालत की तरफ से बड़े इंपॉर्टेंट रिमार्क्स आए। जस्टिस काजी फाइजी साहब और जस्टिस अतर मिनल्ला एक इंपॉर्टेंट केस के अंदर उन्होंने कहा कि जो सुप्रीम कोर्ट खासतौर पे इलेक्शन एक्ट के अंदर जो तरमीम थी उसके बाद तो जो नाअहली की मुद्दत है वो 5 साल हो गई है, और अगर है तो इसमें तो मियां नवाज शरीफ साहब की नाअहली खत्म हो गई। और अगर अदालतें विंडिकेट कर देती हैं फिर तो कोई एतराज़ नहीं होगा पीपल्स पार्टी को मियां साहब के क्वालिफाई होने में और इलेक्शन लड़ने में। देखें, हमने पहले भी मियां साहब की क्वालिफिकेशन पे सवाल नहीं उठाया। हमने तो तरीकाकार कहा था कि ये तरीकाकार मुनासिब नहीं है। क्या पाकिस्तान के आम शहरी को ये हक हासिल है कि उसके बायोमेट्रिक्स के लिए नादरा उठ के एयरपोर्ट पे चला जाए? क्या आम आदमी के लिए है कि उसके दायमी वारंट जारी हुए हो और अदालत में सरेंडर किए बगैर उसको इंटरिम रिलीफ मिल जाए? पार्टी ये कहती थी कि मियां साहब बिल्कुल बेशक उनके साथ ये चीज जो है वो डिस्कशन में ही नहीं है कि मियां साहब के साथ ज्यादती हुई है या नहीं हुई। मियां साहब का जो रिलीफ का तरीका है वो काबिल एतराज है। हमारी अदालतों पे भी एक सवालिया निशान है। लाखों करोड़ों केसेस जो हैं वो पेंडिंग पड़े हुए हैं, उनकी समाअत नहीं होती। ये एक दायमी वारंट वाला शख्स जो है वो चाहे गलत उसकी क्यों ये रिलीफ दिया जा रहा है। हम तरीकाकार पे एतराज कर रहे थे। अदालतें अगर बरी करती हैं, उन्हें रिलीफ देती हैं, तो पीपल्स पार्टी की सर आंखों पे हमें क्या एतराज हो सकता है अदालतों पे? हमने तो अदालतों पे एतमाद किया है हमेशा। इसके बावजूद के हमारे अदालती कत्ल भी हुए, हमें अदालतों से इंसाफ नहीं मिला। हमें माजी के अंदर हमारे आज भी भुट्टो शहीद का केस जो है वो अदलिया पे एक सवालिया निशान है। तो हम तो अदालतों का एहतराम करते हैं। चले, हमने फाइनली ना वो कभी केस भी अदालतों पे अदालत ने चढ़ाई टेकअप की है, कर लिया और कल ना इस केस की हमने कभी इंपॉर्टेंट हियरिंग पत्थर होने जा मारे रही है। हैं।
अब कल भुट्टो अदालती कत्ल केस के हवाले से भी समाअत होने जा रही है, जो खुशाइंद खबर है। लेकिन अदालतें जिस अंदाज में, क्योंकि मियां साहब तो ये कह रहे हैं कि गुज़श्ता 7 साल में उनको बदतरीन इंतकाम का निशाना बनाया गया, 7 साल ये झूठे केसेस थे। अगर अदालतों ने आज टेकअप कर लिया है या मियां साहब को कहीं इंसाफ मिल रहा है, तो इस पर तो पीपल्स पार्टी को एतराज नहीं होना चाहिए। नहीं, हमें तो कोई एतराज नहीं है। अदालतें उनको इंसाफ देती हैं, आउट ऑफ टर्न देती हैं, हमें तब भी कोई एतराज नहीं। वो तो अदलिया का मामला है, अदलिया जाने और मियां साहब जाने। अदालतों ने ही उन्हें सजा दी थी, अदालतें ही उन्हें रिलीफ। अच्छा, लास्टली हसन मुर्तज़ा साहब, पीपल्स पार्टी के हवाले से एक तासुर पाया जाता है, क्योंकि नून लीग पीपल्स पार्टी की तरफ से होने वाली तनकीद पे ये कह रही है कि भाई वो आसिफ अली जरदारी साहब से हमारा मामला है, बिलावल साहब से नहीं है। तो क्या ये बिलावल साहब और आसिफ अली जरदारी साहब के माबैन कोई दो राय है, या कोई गुड कॉप बैड कॉप का चक्कर है कि आसिफ अली जरदारी साहब किसी भी सूरत में नून लीग के साथ कोई एनेक्सेशन कर सकते हैं, बिलावल साहब के यहाँ एक मजामत वाला फैक्टर है? देखें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, बिलावल साहब हो, आसिफ अली जरदारी साहब हो, वो एक ही चीज है, बाप बेटा है, नहीं है, उनकी पॉलिसीज में कोई फर्क नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया हसन मुर्तज़ा साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा हमारे साथ मौजूद थे। भी एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो एक खत जस्टिस एजाजुल एहसन की तरफ से रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को लिखा गया है, जिसके बाद फिर सुप्रीम कोर्ट में जजेस के माबैन एक तकसीम दिखाई दे रही है। उठाएंगे इस ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट जजेस कमेटी एक फर्द की उजारादारी खत्म करने की तमाम बातें बज़ाहिर हवा होती दिखाई दे रही हैं, क्योंकि कुछ अरसे के सुकून के बाद आज फिर मुल्क की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट से बेंच फिक्सिंग के हवाले से एक नया पिडोरा बॉक्स खुल गया है। जस्टिस एजाजुल एहसन ने इंतजामी कमेटी के हवाले से रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को खत लिख दिया है, जिसमें फौजी अदालतों के ट्रायल और जस्टिस मज़ाहिर नकवी के लिए तश्कील दिए गए बेंचेस पर एतराज़ उठाया गया है। खत के मतन में कहा गया है कि 7 दिसंबर को 4 बजे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के ऑफिस में इजलास हुआ। इजलास का एजेंडा मुझे मुतादिद मरतबा राब्तों के बाद दिया गया। कमेटी इजलास में फैसला हुआ था कि मिलिट्री कोर्ट्स इंट्रा कोर्ट अपीलें 7 रुकनी बेंच सुनेगा। मैंने राय दी थी कि पिक एंड चूज के तासुर को ज़ाहिर करने के लिए सीनियर जजेस पर मुश्तमिल बेंच तश्कील दिया जाए। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने मेरी तजवीज़ से इत्तफाक किया था और कहा था कि मैं जजेस से राय लूंगा, अगर कोई जज ना बैठा तो इसके बाद दूसरा सीनियर जज शामिल करेंगे। उन्होंने कहा कि मुझे कमेटी मीटिंग के मिनट से आगाह नहीं किया गया। आर्टिकल 184 की शिक 3 के तहत दरखास्त पर समाअत के लिए तश्कील दिया गया बेंच भी सीनियर जजेस पर मुश्तमिल नहीं है। कमेटी इजलास के मिनट्स मेरी मंजूरी के बगैर वेबसाइट पर अपलोड किए गए। मेरा ये नोट भी वेबसाइट पर अपलोड किया जाए। खत के बतन में मजीद कहा गया कि कमेटी इजलास में 7 रुकनी बेंच पर इत्तफाक की बजाय 6 रुकनी बेंच तश्कील दे दिया गया है और सीनियर जजेस के बेंच में शामिल न होने के हवाले से मैं मुकम्मल अंधेरे में हूँ। 3 रुकनी खुसूसी बेंच की तश्कील में भी सीनियरिटी को मद्देनजर नहीं रखा गया। अदालती वकार और शफाफियत को मद्देनजर रखते हुए सीनियरिटी के असूल को पर इत्तफाक किया गया। यह भी इत्तफाक किया गया कि मुतल्लिका जजेस का मौक़िफ़ लेने के बाद कमेटी मेंबरान को आगाह किया जाएगा। जुमे के रोज़ 2 मरतबा कॉल्स करने के बाद बताया गया कि फ़ाइल चीफ जस्टिस के चैम्बर में मंजूरी के लिए गई है। खत में कहा गया है कि इंतजार करने के बावजूद 6:30 पर कॉल करने पर बताया गया कि रजिस्ट्रार साहिबा जा चुकी हैं। चौथी और 5वीं कमेटी इजलास के मिनट्स ना तो भिजवाए गए ना दस्तखत लिए गए। इन मिनट्स को बगैर मेरी मंजूरी सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर जारी कर दिया गया। अब जस्टिस एजाजुल एहसन की तरफ से ये जो तहफ़्फ़ुज़ात उठाए गए हैं, इस पर बात करने के लिए एग्जीक्यूटिव कमेटी पाकिस्तान बार काउंसिल हसन रज़ा पाशा साहब हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम पाशा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। पाशा साहब, सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल के बाद जो 3 रुकनी सीनियर मोस्ट जजेस की कमेटी बनी, उसके बाद तो ये तासुर था कि कोई मास्टर ऑफ रोस्टर वाला, क्योंकि अब मामला खत्म हो गया है और कंसेंसस के साथ बेंचेस तश्कील पाएंगे। लेकिन आज जस्टिस एजाजुल एहसन की तरफ से लिखे गए इस खत पे क्या आपको लग रहा है कि एक बार फिर से जजेस में, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जजेस में कोई तकसीम हो गई है, दरार पैदा हो गई? देखिए, तकसीम और दरार तो मेरा ख्याल है कि 3-4 साल से चली आ रही है और साबका चीफ जस्टिस साहब के जो आखिरी अयाम थे उस वक्त इंतहाई पीक पे थी और फिर मौजूदा चीफ जस्टिस साहब ने जब ओथ लिया उसके बाद उन्होंने पहली मीटिंग कॉल की, फुल कोर्ट मीटिंग, और फिर प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट लाइव आप सब ने, पूरी कौम ने, दुनिया ने देखा, उसमें भी एक फैसला आया। और अगर आप प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट पढ़ें तो उसमें वाज़ेह तौर पे लिखा है कि
3 रुकनी कमेटी बनेगी और वो ही फैसला करेगी। और अगर कॉन्फ्लिक्ट की सूरत में और मेजॉरिटी का जो फैसला होगा वो होगा। अब ये नहीं पता कि इस मीटिंग में जनाब जस्टिस एजाजुल हसन साहब मौजूद थे, जो कि अभी जिन केसेस का दो केसेस का आपने हवाला दिया, उनकी जो फॉर्मेशन थी बेंचेस की, उसमें क्योंकि ये इस खत के मुताबिक तो ये नजर आ रहा है कि उन्होंने मिनट्स पे एतराज किया है कि वो इनको लेट आवर्स में मिले और उसमें जो पहले तय किया गया था फार्मूला के सीनियर जजेस होंगे उससे डेविएट किया गया। लेकिन ये नहीं कहा कि इनमें मेरी राय ली गई या नहीं ली गई। ये आर्मी के केसेस नहीं, लेकिन वो कहते हैं ना कि मेरी राय ली गई उस पर, और हवाले से। कंसेंसस ये हुआ था कि सीनियर मोस्ट जजेस पर मुश्तमिल 7 रुकनी बेंच होगा। एक तो 6 रुकनी बेंच बना और फिर उसमें सीनियर मोस्ट जजेस को शामिल नहीं किया गया, जो मेरी राय के बरखिलाफ था, और फिर मिनट्स भी वो वाले अपलोड किए गए जो डिस्कस नहीं हुए थे। तो ये उनका बुनियादी जो शिकायत है उनकी इस मामले के ऊपर वही है। देखिए, इसका मतलब ये हुआ कि जो 3 रुकनी कमेटी है उसका इजलास हुआ और तीनों मज़हब जज साहबान ने बैठ के फैसला किए। अब मिनट्स का है तो अगली जो तरीकाकार क्या होता है कि जब अगली मीटिंग होगी तो वो सबसे पहला जो एजेंडा आइटम होता है वो होता है जो साबका मीटिंग के जो मिनट्स हैं उनको अप्रूव किया जाता है। तो वहां पे जनाब जस्टिस एजाजुल हसन साहब को ये पूरा कुल्ली इख्तियार होगा कि वो मिनट की किसी शिक पे अगर उनको ऑब्जेक्शन है तो वो इन राइटिंग वहां पे कर सकते हैं और उनको करना भी चाहिए अगर उनकी राय नहीं ली गई या वो उसे समझते हैं। नहीं पाशा साहब, मेरा सवाल बड़ा सादा सा है। देखिए, आज से पहले भी इस तरह खुतूत लिख के अपने तहफुजात का इजहार किया जाता था। वो जस्टिस काजी फायज ईसा हो, जस्टिस सरदार तारिक मसूद हो, माजी में हमने देखा है कि वो भी शिकायतें इसी तरह से करते थे। फिर इसके ऊपर एक इतराज ये होता था कि ये पब्लिक डोमेन में क्यों आ जाती हैं या मीडिया को क्यों इशू कर दिए जाते हैं खुतूत। आज जस्टिस एजाजुल हसन की तरफ से लिखा गया खत भी आउट इन द मीडिया, पब्लिक में आ गया है, डिस्कस हो रहा है। तो इसका मतलब ये समझा जाए कि हाउस इन ऑर्डर नहीं है। मतलब ये तो ऐसे भी हो सकता था कि बैठ के एक कमरे के अंदर ये सारे रिजर्वेशंस डिस्कस कर लिए जाते, वहीं पर जो ब्रदर जजेस हैं वो तय कर लेते कि मामला किस तरह आगे चलेंगे। लेकिन जब बातें पब्लिक में आना शुरू करते तो समझा जाए कि हाउस इन ऑर्डर नहीं है इस वक्त। ये तो मैंने किसी वक्त भी नहीं कहा कि हाउस इन ऑर्डर है। हाउस इन ऑर्डर नहीं है, ग्रुपिंग अपनी जगह पे मौजूद है। अलबत्ता ये जो खत के जरिए कहा गया, मैं समझता हूँ कि ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब को इस पे सोचना चाहिए और अपनी कमेटी की मीटिंग बुला लें या फुल कोर्ट मीटिंग जरूर बुलाएं। एक उन्होंने बुलाई 2019 में आखिरी दफा बुलाई गई थी और या फिर बाद में अब इन्होंने ओथ लेने के बाद बुलाई। और क्या ही मजाक, कोई मजाका नहीं है इसमें कि एक मीटिंग फिर ये बुला लें और वहां पे बात सुने। जब वहां पे बात सुनी जाएगी, आपस में डिस्कशन करेंगे, कैथारसिस होगा, तो फिर शायद लेटर्स वाली बात ना हो। उस वक्त जब चीफ जस्टिस मौजूदा चीफ जो मौजूद है वो खत लिखा करते थे, तो उस वक्त तो वाकई एक प्रॉब्लम था कि फुल कोर्ट मीटिंग भी नहीं हो रही थी और एज सच कोई कमेटी भी वो सरफेस पे नहीं थी, क्योंकि कमेटी की प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट का। अच्छा पाशा साहब, एक और कानूनी नुक्ता भी है। देखिए, इससे मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ जो दरखास्तें थी, जस्टिस एजाजुल हसन की सरबराही में 5 रुकनी बेंच सुन चुका है और फिर इसको मुस्तरद भी कर चुका है। मतलब अब जब जस्टिस एजाजुल हसन साहब शिकायत कर रहे हैं तो कानूनी तौर पर एक जज जो ऑलरेडी अपनी सरबराही में इस केस को टेकअप कर चुका है, वो बेंच में मौजूद थे, तो क्या कानूनी तौर पर उनकी शिकायत जायज़ है? क्या वो जज जो ऑलरेडी माइंड अप्लाई कर चुका हो, अपनी जो है इस हवाले से फैसला दे चुका हो, क्या कानूनी तौर पर उनसे राय ली जानी चाहिए? एक तरफ सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल है, 3 रुकनी कमेटी है, दूसरी तरफ ये कानूनी नुक्ता है, तो कानून क्या कहता है सर? एक लिहाज से क्लैश ऑफ इंटरेस्ट तो बनता है कि अपने ही किए गए अनाउंस की गई जजमेंट को जो एपेलेट फोरम पे चैलेंज होगा, तो फिर उनके नामजद करदा जजेस को उनमें शामिल करना यानी उनकी मर्जी होगी। तो ये एक अजीब सी बात लगती है कि मैंने ये फैसला किया, अब एपेलेट स्टेज पे फलां उस बेंच का हिस्सा हो तो हमारे इस फैसले को अपहोल्ड किया जा सके। तो मेरा ख्याल है कि ये थोड़ा सी एक प्रॉब्लम है। यकीनन ये बहरहाल आप ही के जरिए अभी मुझे पता चला कि 3 रुकनी कमेटी बैठी थी और उन्होंने फैसला किया था जजमेंट वो बेंच की तश्कील करने का। तो ये एक खुशआइंद बात है कि मीटिंग्स हुई, बहरहाल
राय ली गई। अब मिनट्स का जहां तक तल्लक है, ऑब्जेक्शन वो बिल्कुल उनका जायज बनता है। वो जब अगली मीटिंग होगी नए बेंचेस की तश्कील के हवाले से, तो फिर वहां पे वो मिनट्स अप्रूवल के वक्त वो अपना ऑब्जेक्शन रिकॉर्ड कर सकते हैं और करना चाहिए उनको। तो मैं समझता हूं कि ये शायद उन्होंने ये जो लेटर अभी भेजा है ये प्री मैच्योर है। इनको उस मीटिंग का इंतजार करना चाहिए था जहां पे इनको ऑब्जेक्शन करने का पूरा हक और इख्तियार हासिल है। बहुत शुक्रिया हसन रजा पाशा साहब आपके वक्त के लिए। चेयरमैन एग्जीक्यूटिव कमेटी काउंसिल हसन रजा पाशा साहब हमारे साथ मौजूद थे। अभी एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे, चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ अपने ओहदे की कमान संभालने के तकरीबन 1 साल बाद दौरे अमरीका पर है। दौरा अमरीका किस अहमियत का हामिल है, इस पर बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। 95% मकबूलियत हासिल करने, मुल्क के माशी और सिक्योरिटी मसाइल के मौसर हल और देरपा पॉलिसीज को तय करने और वतन अजीज को एक नई समत पर डालने के बाद आर्मी चीफ तकरीबन अपने ओहदे का हल्फ उठाने के 1 बरस बाद पहली बार दौरा अमरीका पर हैं। इससे कबल वतन अजीज के जितने भी आर्मी चीफ्स आए उन्होंने सुपर पावर होने के नाते दौरा अमरीका को पहली तरजीह दी। लेकिन जनरल आसिम मुनीर वो वाहिद आर्मी चीफ हैं जिन्होंने पहले मुल्क की बिगड़े हुए मामलात को किसी हद तक बेहतर किया है और इसके बाद ही वो दौरे अमरीका पर रवाना हुए हैं, जहां वो आला फौजी और दीगर सरकारी हुक्काम से मुलाकातें करेंगे। ये दौरा मुल्क की हवाले से 3 अहम पॉइंट्स के गिर्द घूमता है और इन तीनों नुकात को बड़ा अहम समझा जा रहा है। पहला ये कि मुल्क में इस वक्त गैर कानूनी अफगान महाजरीन के मुतालिक पाकिस्तान का वाज़े और 2 टोक मौक़िफ़ है। दूसरा मुल्क में होने वाले इलेक्शंस और फिर तीसरा फ़लस्तीन और कश्मीर के मामलात भी हैं। इस सब में अहम पहलू अफगान महाजरीन की पॉलिसी का है, क्योंकि ये पॉलिसी डायरेक्टली अमरीका के साथ लिंक्ड है। अमरीका कभी ये नहीं चाहता कि पाकिस्तान इन गैर कानूनी महाजरीन से पहलू तही करे जो मुल्क में दहशतगर्दी समेत माशी बोझ में इजाफा कर रहे हैं। इसके अलावा अमरीकी ओहदेदारों ने इस पॉलिसी के बाद से ऊपर तले पाकिस्तान के बहुत से दौरे किए हैं और ज़राए के मुताबिक इन दौरों के दौरान पाकिस्तान ने अफगान पॉलिसी पर नरमी बरतने से साफ इनकार भी किया है। सिफारती ज़राए का कहना है कि अमरीकी ओहदेदारों ने एक बार फिर गैर कानूनी अफगान बाशिंदों की वापसी के फैसले पर अमल ना करने का मुतालबा किया है। पाकिस्तान को बदले में माली इमदाद के हवाले से ऑफर्स भी की गई हैं। अमरीका अपने लिए काम करने वाले इन अफगानों का बोझ भी पाकिस्तान पर ही लादना चाहता है, जिससे अमरीका में आबादकारी का वादा कर रखा है। अमरीका ने 25,000, बरतानिया और दीगर नेटो ममालिक ने भी 3 लाख के करीब अफगानों की आबादकारी का वादा कर रखा है और अमरीका चाहता है कि मुख्तलिफ बहानों से इन 25,000 अफराद को भी पाकिस्तान अपने यहाँ ही पनाह दे और नेटो ममालिक ने जिन अफगानों को ले जाने का वादा किया उन्हें भी पाकिस्तान में ही रखने का मुतालबा किया गया है। अब ज़राए का कहना है कि मुलाकातों में अमरीकी ओहदेदारों की तवज्जो बार बार पाकिस्तान की दाखिली सिक्योरिटी पर भी दिलाई गई, लेकिन अमरीकी ओहदेदार मुसलसल अपने मुतरा रहे हैं और पाकिस्तान की जानिब से भी इस हवाले से टॉम स्वेस्ट और दीगर अमरीकी ओहदेदारों के सामने शवाहिद भी रख दिए गए हैं। एक तरफ अमरीकी प्रेशर है, दूसरी तरफ हमारी नेशनल पॉलिसी है। अब देखना यह है कि वो काम जो मुशर्रफ दौर में भी इनिशिएट किया गया लेकिन उसको पाया तकमील तक नहीं पहुँचाया जा सका, अब जो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट है और नेशनली जो एक पॉलिसी है इस पर हम कितनी मौसर अंदाज में कारबंद रहते हैं और अल्टीमेटली इलीगल इमिग्रेंट से जान छुड़ा लेते हैं। अभी एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो भारतीय सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक और इंतहाई मज़े खेज फैसला सामने आया, इस पर बात करेंगे ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। भारतीय सुप्रीम कोर्ट भी मोदी की खुशनुदी हासिल करने के लिए आलमी कवानीन अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों को बालाए ताक रखने पर मजबूर हो चुकी है। आज भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने मकबूजा जम्मू कश्मीर की खुसूसी आईनी हैसियत से मुताल्लिक आर्टिकल 370 की मनसूखी और उसे मरकज के ज़ेरे इंतजाम इलाकों में तकसीम करने के 5 अगस्त 2019 के मुतनाज़ फैसले को चैलेंज करने वाली दरखास्तों को ही मुस्तरद कर दिया और इलेक्शन कमीशन को हुक्म दिया है कि वह सितंबर 2024 तक मकबूजा जम्मू कश्मीर में इंतखाबात भी करा डाले। दरखास्त गुजारों ने मकबूजा जम्मू कश्मीर की खुसूसी हैसियत के मंसूबे चैलेंज किया था। भारतीय मीडिया के मुताबिक भारतीय हुकूमत ने 4 साल तक इस मामले को दानिस्ता तौर पर लटकाए रखा और आज सुनाए गए फैसले में भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि मकबूजा कश्मीर भारत का अटूट अंग है। आर्टिकल 370 आर्जी इकदाम है और हर फैसला कानूनी दायरे में नहीं आता। भारतीय सदर के पास ऑर्डर्स देने के इख्तियारात हैं। अब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो फैसला आया है वो यकीनन मोदी हुकूमत की लेजिटिमेसी के ऊपर एक और कारी की ज़रब है। और इससे पहले भी सुप्रीम कोर्ट जो भारतीय सुप्रीम कोर्ट है उसने वो ख़वातीन के हिजाब का मामला हो
या फिर वो बाबरी मस्जिद की शहादत को जायज़ करार देने का इकदाम हो या मुसलमानों के घरों को मिसमार करने का इकदाम हो, सबको सुप्रीम कोर्ट ने उस पर मोहर तस्दीक सब की है, जिससे अंदाज़ा होता है कि सिर्फ मोदी नहीं बल्कि मोदी का पूरा सिस्टम इस वक्त इस्लाम मुखालिफ, पाकिस्तान मुखालिफ और मुसलमान मुखालिफ है। प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम को पहुंचे, आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह कल। अपना रखिए ख्याल, अल्लाह हाफ़िज़।